जय हिंद दोस्तों, मैं ओपी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ओपी सिंह एकेडमी में। कैसे हैं सब? मस्त हैं? पढ़ रहे होंगे, अच्छे पढ़ रहे होंगे और पढ़ते भी रहना चाहिए भाई। सभी बच्चे मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए और बिना हार्ड वर्क के कुछ भी नहीं है बच्चों। टारगेट को अचीव करना है तो हमें कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, जो लोग ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, उन्होंने हार्ड वर्क किया है। जैसे कि आज मान के चलना कि कल यूपीएससी का रिजल्ट आया। जो बच्चे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हैं यूपीएससी में, उन बच्चों के बारे में बोलना चाहता हूं कि वो बच्चे कितना मेहनत करते हैं, जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। और मैं उन स्टूडेंट से बोलना चाहता हूं, अगर आप आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते तो बेटा थोड़ी सी मेहनत करके पुलिस जैसे एग्जाम को, एसएससी जैसे एग्जाम को तो क्वालिफाई कर सकते हो। आप करिए मेहनत, अपनी सोच अच्छी रखिए, अपना माइंड पॉजिटिव रखिए और आपका एग्जाम भी निकल जाएगा। जब बच्चे इतना बड़ा एग्जाम निकाल लेते हैं तो आप तो बहुत छोटे लेवल की तैयारी करो। मैं आपको यही समझाता रहता हूं, जो बच्चे ऑफलाइन तैयारी करते हैं तो मेहनत करिए और अपने छोटे छोटे एग्जामों को क्लियर करते रहिए। चलिए, तो आज सबसे पहले हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करने से पहले डेट पे चर्चा करते हैं। हम डेट, आज की डेट है आपका 17 अप्रैल और मैं मानता हूं कि आपकी कोई ना कोई डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने कल भी आपको डेट के बारे में बताया था कि भारत में रेल का संचालन हुआ था। आज 17 अप्रैल है और 17 अप्रैल को पूरे विश्व में विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। हीमोफीलिया रोग की जानकारी के बारे में यहाँ से हमें अवगत कराया जाता है। तो हीमोफीलिया एक बीमारी होती है जो जेनेटिक बीमारी होती है, एक वंशानुगत बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि चोट लगने के बाद ब्लड का क्लॉट नहीं जम पाता है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। और जब रक्त का थक्का नहीं जम पाता है तो चोट लगने पर ब्लड निकलता रहता है और इस कंडीशन में कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, क्योंकि ब्लड जब रुकता ही नहीं है, ब्लड का जब क्लॉट ही नहीं जमेगा, थक्का ही नहीं जमेगा तो ब्लड निकलना बंद नहीं होगा। तो आज हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और हीमोफीलिया में चोट लगने के बाद ब्लड कंटिन्यू निकलता रहता है, उसे हम हीमोफीलिया बीमारी कहते हैं। चलिए, और ब्लड का क्लॉट जमाने के लिए विटामिन के बड़ा जिम्मेदार होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ब्लड का क्लॉट जमाने में। चलिए, ये थी आज की थोड़ी सी जानकारी और हम चलते हैं आगे। अपने जो 20 क्वेश्चन मैं बोलता हूं बार बार स्टूडेंट को, अगर हम डेली के 20 क्वेश्चनों को भी कंप्लीट करते रहेंगे तो भी हमारा जीएस कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी मैं आपको ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो ना जाने कितनी परीक्षाओं में पूछा गया आपका कि तीस्ता नदी, एक नदी है तीस्ता नदी का जल विवाद किस देश के साथ है? भारत का किस देश के साथ है? या तीस्ता नदी को लेकर किन दो देशों में विवाद है? और क्वेश्चन एग्जाम में आता है नदियों के विवाद से संबंधित। और देखिए, ध्यान रखना, ये एक अंतरराष्ट्रीय विवाद है नदी को लेकर। ये एक नदी को लेकर अंतरराष्ट्रीय विवाद है और जो बहुत ज्यादा आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखना, बांग्लादेश के साथ, हमारा बांग्लादेश के साथ तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद रहता है। और ध्यान रखना, ये तीस्ता नदी सिक्किम राज्य से निकलती है, सिक्किम राज्य से निकलती है और पश्चिम बंगाल होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो तीस्ता नदी का जो उद्गम होता है वो सिक्किम राज्य से होता है और ये बंगाल, पश्चिमी बंगाल राज्य से, उत्तरी पश्चिमी बंगाल राज्य से होती हुई बंगाल में प्रवेश करती है और बंगाल में प्रवेश करने के साथ ये बांग्लादेश में जाती है। और बांग्लादेश में जाने के बाद यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और इसी नदी के जल के बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश में विवाद चलता रहता है। तो नदियों के विवाद से क्वेश्चन आपको आता रहता है। और भी मैं यहां से जानकारी दूं कि तीस्ता नदी पर, ये जो तीस्ता नदी है, ये जो तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी पर जो बांध बना हुआ है वो रंगीत बांध बना हुआ है, रंगीत डैम, रंगीत बांध बना हुआ है तीस्ता नदी पर। और तीस्ता नदी के जल के बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश में विवाद रहता ही रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए,
तो तीस्ता नदी को बेटा रट लेना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत ही अच्छा है कि भारत तथा किस देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए तथा सुरक्षा संबंधी मामलों में परस्पर सहयोग पर सहमति व्यक्त की है। तो आतंकवाद से निपटने के लिए भारत ने किस देश के साथ अपनी सहमति व्यक्त की है? तो ये है आपका अमेरिका देश के साथ। ये अमेरिका देश के साथ है। 2014 में ही एक सहमति बनी थी। जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो भारत में नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका देश के साथ एक सहयोग लेने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए, आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका के साथ एक सहयोग किया था 2014 में। क्योंकि आतंकवाद जो टेररिज्म है आतंकवाद आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक बात बन चुकी है। क्योंकि पूरे विश्व को आतंकवाद ने एक तरह से झकझोर के रख दिया है। क्योंकि आतंकवाद एक बड़ी समस्या बन गई है और आतंकवाद के माध्यम से ना जाने कितने मासूम लोगों की प्रतिदिन मौतें होती हैं। तो इसी को रोकने के लिए भारत ने अमेरिका के साथ सहयोग किया। ध्यान रखना, आतंकवाद और ग्लोबल वार्मिंग, मैं आपको समझा देता हूं। ग्लोबल वार्मिंग ये विश्व की सबसे बड़ी समस्याएं हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व इन दोनों घटनाओं की चपेट में है, एक आतंकवाद और एक ग्लोबल वार्मिंग जो दिन प्रति वर्ष तापमान बढ़ता जा रहा है। प्रतिवर्ष तापमान बढ़ने की घटना ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व को प्रभावित करती है। चलिए, ये भी क्वेश्चन हमने यहां पर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है आपका। जीके जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है आपका कि भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रथम विदेश दौरा किस देश का किया था? जब श्रीमती सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री थी, ध्यान रखना, तो श्रीमती सुषमा स्वराज भारत की पहली महिला विदेश मंत्री बनी थी। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी, तो वो थी सुषमा स्वराज। इन्होंने सबसे पहले बांग्लादेश की यात्रा की थी। तो सबसे पहले बांग्लादेश की यात्रा की थी श्रीमती सुषमा स्वराज ने, और भारत की पहली महिला विदेश मंत्री बनने का मौका भी इनको मिला था। वर्तमान में अगर हम भारत के विदेश मंत्री देखें, तो भारत के विदेश मंत्री हैं इस समय एस जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं, जो एक लंबे समय से विदेश मंत्री का नेतृत्व कर रहे हैं भारत के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं भारत के लिए, जिन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम अभी किया है। विदेश मंत्री के रूप में सबसे फेमस मंत्री एस जयशंकर हैं, जो वर्तमान समय में अभी भी मौजूद रूप से काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम आगे। चौथा क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष कौन सा है? यानी कि किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष के रूप में मनाया गया था? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है आपका 2013। जल संकट से निपटने की समस्या से निपटने के लिए 2013 को अंतरराष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखना, पृथ्वी पर सबसे इंपॉर्टेंट जो वस्तु है वो जल है तो कल है, ध्यान रखना। इसलिए जल की यानी कि पीने के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि पीने योग्य जो पानी है, मैंने बताया कि पीने योग्य जो पानी है वो 0.006% है, और उपयोगी जल जो है मात्र 1% है। उपयोगी जल जो है वो 1% है, और पीने योग्य जल जो है वो 0.006% है। ध्यान रखना, उपयोगी जल की मात्रा आपकी 1% है और 99% जल अनुपयोगी है, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 97% जल जो समुद्र में है, महासागरों में खारा है, पीने योग्य नहीं है, अनुपयोगी है, और 2% जल बर्फ के रूप में जमा हुआ है, ये भी अनुपयोगी है। तो अनुपयोगी जल हो गया हमारा 99% हो गया, और मात्र 1% जल उपयोगी है, और इसमें से भी 0.006% जल पीने योग्य है। तो पीने योग्य जल तो बहुत ही कम है, इसलिए हमें जल को वेस्ट नहीं करना है।
इसलिए 2013 को अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष के रूप में मनाया गया था। ध्यान रखना, यदि हम देखें तो 2023 को भी मनाया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया है। 2023 को किस रूप में मनाया है? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। और ध्यान रखना 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिंडस वर्ष के रूप में मनाया है। तो 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय कैमलिंडस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा यहां पर पूछा जाता रहता है। चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन को अपने को। आगे क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना है, इसको 100% नंबर दे देना बेटा, 100% नंबर दे देना। मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो बहुत क्वेश्चन आता है। तो मेधा पाटेकर जुड़ी हुई थी नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई थी मेधा पाटेकर। तो पहले इसके बारे में मैं बता दूं कि मेधा पाटेकर ने नर्मदा नदी के जल को बचाने के लिए गुजरात राज्य में यह आंदोलन चलाया था। और यह आंदोलन चलाया था 1985 में चला था, 1985 में चलाया था। ऐसे ही चिपको आंदोलन 1973 में चला था, मैत्री आंदोलन 1995 में चला था, और पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन 1986 में चलाया गया था। तो क्वेश्चन ये आपको आते रहते, चिपको आंदोलन चला आपका 1973 में, मैत्री आंदोलन चला आपका 1995 ईस्वी में, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर ने चलाया 1985 ईस्वी में, और पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन चला 1986 में। तो ये ध्यान रखना है आपको, चिपको आंदोलन ध्यान रखना। अगर हम बात करें चिपको आंदोलन की, तो चिपको आंदोलन पेड़ पौधों की सुरक्षा से संबंधित था, पेड़ पौधों की कटाई को बचाने से संबंधित था। और ये आंदोलन, थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिटेल में बता दूं, चिपको आंदोलन के बारे में डिटेल में बता दूं, कुछ बच्चों को पता नहीं है कि चिपको आंदोलन की जो वास्तविक रूप से शुरुआत हुई थी वो राजस्थान राज्य से हुई थी 17वीं शताब्दी में। राजस्थान राज्य से 17वीं शताब्दी में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये आपको मैं आज डिटेल में बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि राजस्थान में एक जोधपुर नामक जिला है, और जोधपुर जो जिला है उसमें बहुत ही अधिक मात्रा में खेजड़ी के वृक्ष मौजूद हैं। और खेजड़ी के जो जंगल है, खेजड़ी के जो वृक्ष हैं, यहां पर काले हिरन बहुत अधिक संख्या में रहते हैं। और काले हिरन जो रहते हैं वो बिश्नोई समाज में पूजनीय हैं। और बिश्नोई समाज के जो धर्मगुरु हैं, वो बिश्नोई समाज के धर्मगुरु जो बहुत ही फेमस हैं, और ये काले हिरन भी उस समाज में पूजे जाते हैं। तो खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए यहां पर सबसे पहले चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और ये चिपको आंदोलन यहां पर सबसे पहले जो चलाया गया था वो 17वीं शताब्दी में चलाया गया था। और ये आंदोलन जो चलाया था वो अमृता देवी बिश्नोई ने चलाया था। अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था, और इसकी शुरुआत हुई थी राजस्थान राज्य से। लेकिन अगर हम वर्तमान में देखें तो ये चिपको आंदोलन 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा चमोली में चलाया गया था वृक्षों की कटाई रोकने के लिए। लेकिन वास्तविक शुरुआत जो हुई थी वो राजस्थान राज्य से हुई थी, खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए। और ये मैंने आपको बता दिया है कि कहां से, मैत्री आंदोलन आपका 1995 से चलाया गया था। और ये मैत्री आंदोलन भी आपका पेड़ पौधों के रख रखाव से संबंधित था, पेड़ पौधों की रक्षाओं से संबंधित था मैत्री आंदोलन भी। और
नर्मदा बचाओ आंदोलन जो गुजरात राज्य में चलाया गया था मेधा पाटेकर के द्वारा, जब नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध बड़े रूप में बनाया जा रहा था तो उसके जल को रोका गया था, क्योंकि गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बहुत ही बड़े रूप में बनाया गया है और मेधा पाटेकर ने यहां पर जो जल रोका गया था उसी जल के रोकने के विरोध में यह आंदोलन चलाया था 1985 में। और पश्चिमी घाट, मैंने आपको बताया कि पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन, तो पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन, पश्चिमी घाट जो है दक्षिण भारत में जो अरब सागर से लगी हुई एक बेल्ट है पश्चिमी घाट की, ये पूरा पश्चिमी घाट है आपका। पश्चिमी घाट एक लंबी 1400 किलोमीटर लंबी एक पर्वतीय श्रृंखला है जो खनिज पदार्थों की दृष्टि से, जैव विविधता की दृष्टि से बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था 1986 में। तो ये कुछ आपके आंदोलन है, ये यहां पर चलाए जाते हैं। तो क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा ये आंदोलन से जुड़े हुए आते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा HTML का विस्तृत रूप क्या है। देखिए HTML ये परीक्षाओं में आ चुका है, आप इसको इंपॉर्टेंट करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी फुल फॉर्म पूछिए तो इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है। और ध्यान रखना ये इसका प्रयोग वेब पेज बनाने के निर्माण में किया जाता है। वेब पेज बनाने के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है HTML का। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आता है, इसको भी आप 100% रखिए बेटा। सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो सुरक्षा परिषद में आपके स्थायी सदस्य होते हैं 5। सुरक्षा परिषद में आपके स्थायी सदस्य होते हैं 5। तो सुरक्षा परिषद यूएनओ का एक भाग है। किसका? यूएनओ का एक भाग है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक भाग है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक भाग है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक भाग है। और मैंने आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भाग है उनकी संख्या है 6, और संयुक्त राष्ट्र की जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनकी भी संख्या कितनी है? 6। और कार्यकारी भाषाएं जो हैं वो हैं 2। और भाग कितने हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के? वो भाग हैं इसके 6, उनमें से एक सुरक्षा परिषद है, डिफेंस काउंसिल। तो सुरक्षा परिषद यूएनओ का एक सबसे प्रमुख भाग है। इसमें जो कुल सदस्यों की संख्या होती है, सुरक्षा परिषद में जो कुल सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 15। सुरक्षा परिषद में जो कुल सदस्य होते हैं वो कुल सदस्य होते हैं 15। इसमें से 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। तो सुरक्षा परिषद में जो कुल सदस्य होते हैं वो होते हैं 15, जिसमें से 10 होते हैं अस्थायी और 5 होते हैं स्थायी। तो ध्यान रखना है यहाँ पर सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं, 5 सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से 5? तो एक सूत्र है इनका ABCFR, बस इतना लिखा है ABCFR। ए मतलब ए फॉर अमेरिका, बी फॉर ब्रिटेन, सी फॉर चाइना, एफ फॉर फ्रांस और आर फॉर रूस। तो ये सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। ए का मतलब है अमेरिका, बी का मतलब है इसमें ब्रिटेन, सी का मतलब है चाइना, एफ का मतलब फ्रांस और आर का मतलब है रूस। तो ये 5 स्थायी सदस्य देश हैं। और ध्यान रखना इन्हीं 5 स्थायी सदस्य देशों को वीटो पावर प्राप्त है। वीटो पावर का मतलब होता है सुप्रीम पावर। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 8वें नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बोको हराम क्या है? बोको हराम कहां का आतंकवादी संगठन है? तो हमें पता चल गया कि बोको हराम एक आतंकी संगठन है। तो किस देश का आतंकी संगठन है? ये है अफ्रीका देश नाइजीरिया का। तो नाइजीरिया का आतंकी संगठन है बोको हराम। ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। अभी कुछ आतंकी संगठन जैसे अभी एक चर्चा में आया था हमास, तो हमास भी एक आतंकी संगठन है, ये ध्यान रखना अभी। और ये कहां का आतंकी संगठन है हमास? ये है फिलिस्तीन का। कहां का है ये? फिलिस्तीन का आतंकी संगठन है, फिलिस्तीन। अभी ध्यान रखना इसी आतंकवाद को समाप्त करने के लिए फिलिस्तीन में और इजराइल देश में अभी युद्ध हुआ था भयंकर, जो अभी थोड़ा सा स्लो हुआ है। तो हमास का जो क्षेत्र था वो गाजा क्षेत्र था, गाजा क्षेत्र।
और ध्यान रखना, गाजा क्षेत्र को इजराइल ने बिल्कुल नेस्ता नाबूद सा कर दिया है, क्योंकि यहां पर हमास के आतंकी लोग रहते थे और गाजा क्षेत्र को बिल्कुल खत्म सा कर दिया है। और गाजा क्षेत्र जो है वो फिलिस्तीन और इजराइल देश का, फिलिस्तीन और इजराइल देश का एक विवादित क्षेत्र है। गाजा क्षेत्र फिलिस्तीन और इजराइल का एक विवादित क्षेत्र है और हमास का जो निवास स्थान था वो गाजा क्षेत्र था। ऐसे ही एक अलकायदा आता है, अलकायदा। तो अलकायदा भी एक आतंकी संगठन है जो पाकिस्तान देश का एक खतरनाक आतंकी संगठन है। ऐसे ही ISIS एक आतंकी संगठन है जो इराक एंड सीरिया का आतंकी संगठन है। तो ये कुछ आतंकी संगठन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये भी आपका कई बार परीक्षा में आया है क्वेश्चन, INS विक्रमादित्य। तो INS विक्रमादित्य राष्ट्र को समर्पित किया गया, यह किस राष्ट्र में निर्मित विमान वाहक युद्धपोत था? तो ध्यान रखना, ये था रूस देश में निर्मित किया गया था INS विक्रमादित्य को। तो INS का मतलब होता है इंडियन नेवी शिप, INS का मतलब होता है इंडियन नेवी शिप विक्रमादित्य। तो ध्यान रखना, ये रूस देश से भारत ने लीज पर लिया था। इसका नाम था गोर्स्कोव। लेकिन जैसे ही ये भारत ने इसको प्राप्त किया और भारतीय नेवी में इसको शामिल किया तो इसका नाम रख दिया INS विक्रमादित्य, इंडियन नेवी शिप विक्रमादित्य। और इसका पहला नाम क्या था? गोर्स्कोव, यानी कि इसका पूरा नाम था एडमिरल गोर्स्कोव नाम था जब रूस देश में था। और जब रूस देश से भारत में लिया गया तो इसका नाम परिवर्तित कर दिया इंडियन नेवी शिप विक्रमादित्य और इसको 2014 में शामिल किया गया था। ये बहुत बड़ा और बहुत ही पावरफुल विमान वाहक युद्धपोत है जो भारत में शामिल है, जिसको किससे प्राप्त किया था? रूस देश से प्राप्त किया था। चलिए आगे और ध्यान रखते हैं विक्रमादित्य, मैंने आपको बताया कि विक्रमादित्य भारत में एक राजा रहे हैं जिनका मूल नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनकी उपाधि थी विक्रमादित्य। और मैंने आपको बताया कि विक्रमादित्य का अर्थ होता है सूर्य के समान, और भारत में इस उपाधि को 14 राजाओं ने धारण किया था और चंद्रगुप्त द्वितीय इस उपाधि को प्राप्त करने वाले, धारण करने वाले भारत के पहले राजा थे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी जीके का क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है जीके का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है? ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है भारत का? तो ध्यान रखना, 3 बीघा बाउंड्री भी है, 3 बीघा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा भी है। हम उससे पहचान सकते हैं ये विवाद है भारत का बांग्लादेश के साथ, क्योंकि भारत और बांग्लादेश की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम है 3 बीघा सीमा रेखा या 3 बीघा परियोजना नाम है इसका। तो 3 बीघा परियोजना या सीमा रेखा किन 2 देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है वो है रेड क्लिफ सीमा रेखा। कौन सी है? रेड क्लिफ सीमा रेखा। ध्यान रखना, नेपाल और भूटान के साथ हमारी कोई विवादित अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं है, हमारी इन दोनों देशों के साथ स्थानीय सीमा रेखा है, क्योंकि हमारा इन देशों की क्षेत्र को लेकर कोई विवाद नहीं है। इसलिए दोनों देशों के बीच, यानी कि नेपाल के बीच और भूटान के बीच कोई हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं है, क्योंकि हमारा विवाद ही नहीं है। तो बाउंड्री का क्या करेंगे? बाउंड्री वहां बनाई जाती है जहां पर विवाद होते हैं। चलिए, तो हमारा पाकिस्तान के साथ भी विवाद रहता है, बांग्लादेश के साथ भी विवाद रहता है और चाइना के साथ भी विवाद रहता है। तो चाइना के बीच की जो बाउंड्री है भारत और चाइना के बीच की वो है मैक-मोहन सीमा रेखा। तो ये चलता रहता है। चलिए, ये आपका यहां से भी क्वेश्चन पूछता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र डेमोक्रेटिक राष्ट्र है, इसका अर्थ क्या होता है? तो यहां अगर देखें तो इसका अर्थ होता है कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास होता है। इसका यहां पर यह अर्थ हुआ, लेकिन गणतंत्र का अर्थ होता है कि भारत का जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता के द्वारा चुना जाता है।
तो गणतंत्र राष्ट्र उसको बोलते हैं जहां पर एक देश में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, लेकिन यह राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत में अप्रत्यक्ष रूप से होता है और सुप्रीम पावर जो यहां पर रहती है वो देश की जनता के पास रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके का, ये आपको आते रहते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। ध्यान रखना, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो उम्मीदवार को होती है वो 30 वर्ष होती है और राज्यसभा की जो कुल सदस्य संख्या है वो इस समय देखें तो 250 है और जो 2026 तक 250 ही रहेगी। 1971 की जनगणना के अकॉर्डिंग ये देखा गया है। तो राज्यसभा जिसको अपर हाउस बोलते हैं, संसद का उच्च सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का और राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होती है, कभी भंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते रहते हैं, सेवानिवृत्त होते रहते हैं और उनका निर्वाचन होता रहता है। इसलिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो स्थायी रूप से होता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। चलिए ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, लोकसभा का कोरम कुल कितने सदस्य संख्या का होता है? कोरम, इसको बोलते हैं सीधा सीधा गणपूर्ति कोरम। गणपूर्ति कोरम बोलते हैं, गणपूर्ति कोरम यानी कि एक संवैधानिक शब्द ये होता है 1/10 संसद का या संसद के किसी भी सदन का गणपूर्ति कोरम। गणपूर्ति कोरम का मतलब होता है बैठक के लिए अनिवार्य सदस्य संख्या, यानी कि संसद के किसी भी सदन की बैठक तब तक नहीं होगी जब तक उसकी सदस्य संख्या अनिवार्य रूप से उपस्थित नहीं होगी, यानी कि 1/10 सदस्य नहीं होंगे कुल मिलाकर, उसी को गणपूर्ति कोरम कहा जाता है। यानी कि बैठक की न्यूनतम अनिवार्यता सदस्य संख्या को गणपूर्ति कोरम कहते हैं, जो होती है 1/10 होता है। जैसे लोकसभा की बैठक चाहिए तो लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम 55 सदस्य होना जरूरी है, राज्यसभा की बैठक के लिए कम से कम 25 सदस्य होना जरूरी है। तो बैठक की जो सदस्य अनिवार्यता होती है उसको गणपूर्ति कोरम होते हैं और उसको बोलते हैं 1/10 भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। राज्य मानवाधिकार आयोग, ऐसे ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है वैसे राज्य मानवाधिकार आयोग होता है। उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो ध्यान रखना, ये होता है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, यानी कि हाई कोर्ट का जो रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होगा वो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनेगा। जिस प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष जो बनता है वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश बनता है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? यानी कि ये किस आर्टिकल में उल्लेखित किया गया है कि देश के प्रत्येक नागरिक को गरिमा पूर्ण जीने का अधिकार है, सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। तो ये है आर्टिकल संख्या 21। आर्टिकल संख्या 21, जीवन जीने का अधिकार। कैसा जीवन जीने का अधिकार? सम्मान पूर्वक गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है, यह है आर्टिकल 21 में। यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है, यह है आर्टिकल संख्या 21 में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता है। आर्टिकल 14 में देखें तो विधि के समक्ष समानता के अधिकार का उल्लेख है। आर्टिकल 14 में किसका? विधि के समक्ष समानता का अधिकार का। ऐसे ही आर्टिकल 15 में लिंग, वेद, धर्म, जाति, मूल के निषेध का उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 20 गिरफ्तारी के संबंध में दोष सिद्धि के संरक्षण में अधिकार, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार आर्टिकल 20 में है। जब तक दोषी का दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है, तब तक उसको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको यहां पर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। देखिए, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन से संबंधित हम कई बार क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं, तो अब तो रट गया होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंध में अधीन रहते हुए इनमें से किसे सूचना का अधिकार होगा? पीड़ित व्यक्तियों को, सरकारी कर्मचारी को, सभी नागरिकों को, यानी कि सभी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। सभी नागरिकों को, ऑल सिटीजनशिप को राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार प्राप्त है। और ध्यान रखना, सूचना का अधिकार अधिनियम आया था 2005 में आया था, और इसे 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू किया गया था। सूचना का अधिकार, और सूचना 30 दिनों के अंदर देना अनिवार्य होता है, और कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिसे 24 घंटे के अंदर देना अनिवार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि 45वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहां पर 45वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था गुलजार को यहां पर 45वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। अभी 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है 2023 में। 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है वाहिदा, ये 53वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है यहां पर वाहिदा बेगम को दिया गया है। वाहिदा बेगम को यहां पर 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है अभी 2023 में। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा फिल्म क्षेत्र का दिया जाने वाला पुरस्कार है। फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। पहला दिया गया था ये 1969 में देविका रानी को दिया गया था। देविका रानी रोरिक को दिया गया था। देविका रानी रोरिक को दिया गया था 1969 में। फिल्म क्षेत्र का दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, और इसकी जो धनराशि है वो 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्न में से किस समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है? माइनॉरिटी का दर्जा प्राप्त है। माइनॉरिटी का दर्जा प्राप्त है। तो इनमें से देखेंगे तो सभी को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है, सभी को माइनॉरिटी का दर्जा प्राप्त है। और ये ध्यान रखना, भारत में 6 समुदायों को माइनॉरिटी का दर्जा प्राप्त है। कितने समुदायों को? 6 को। तो जैसे यहां लिखा है तो 3 समुदाय ये हो गए, और यहीं पर आपके बौद्ध हो गए, और यहीं पर आपके सिख हो गए, और यहीं पर आपके ईसाई हो गए, ईसाई। तो जैन, मुस्लिम, पारसी, बौद्ध, सिख, ईसाई, ये हैं भारत में 6 अल्पसंख्यक। कितने अल्पसंख्यक है भारत में? 6 माइनॉरिटी है भारत में। और ध्यान रखना, जब किसी समुदाय की जनसंख्या दूसरे समुदाय से औसत से कम होती है उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। तो भारत में कितने अल्पसंख्यक हैं? 6 अल्पसंख्यक हैं। चलिए आगे यहां पर देखेंगे हम क्वेश्चन। मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी का चयन कौन करता है? देखिए, मुख्य सेक्रेटरी का चयन करता है यहां पर राज्य का मुख्यमंत्री करता है। राज्य का मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी का चयन करता है, और जो राज्य का मुख्य सचिव होता है उसी के हाथ में समस्त प्रशासनिक पावर रहती है। समस्त एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होती है वो मुख्य सचिव के हाथों में होती है, क्योंकि मुख्य सचिव ही पूरा एक तरह से पूरी पावर को कंट्रोल करता है, और जिसकी नियुक्ति करता है राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री करता है। तो इस तरह से हमने आज का बिल्कुल प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, और बड़े अच्छे इसमें क्वेश्चन है। आप कहो उसको सारे स्टूडेंट पढ़ें, रिवीजन करें। देखिए, आप पढ़ाई जब तक नहीं करेंगे आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ये मैं आपको बोल रहा हूं। कभी कुछ बच्चे बड़े होशियार हैं, उनको मैं समझाता हूं, ऑफलाइन भी मैं डांटता हूं। तो ध्यान रखना, जितने भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं,
वो मेहनत करें, टाइम लॉस ना करें, अपना और अपने परिवार का जो सपना है उसको बेकार ना करें। सफलता पानी है, कंटिन्यू मेहनत करिए। स्टूडेंट पढ़ पढ़ के आईएएस बनने, भाई अभी आईएएस का रिजल्ट आया है और आप लोग छोटे छोटे एग्जामों को देखता हूं मैं, छोटे छोटे जो एग्जाम है आपको 2-2 साल, 1-1 साल, 3-3 साल लगे हो जाते हैं, आपसे एक छोटा सा एग्जाम नहीं निकलता है। वही कारण है कि आप पढ़ाई पर कोई फोकस नहीं करते। अगर आपको पढ़ाई पे फोकस करना है तो मेहनत करिए और जॉब को प्राप्त करिए, यही मेरा आपका मोटिव है, मेन उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट कल मिलूंगा मैं आपको अच्छे क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।